Good morning, everyone. In our last class, we have started the second adjustment of national income, that is the adjustment related with net indirect taxes. We have discussed about the indirect tax and subsidy. Now we will discuss why we use this adjustment, why we use the adjustment related to indirect tax and subsidy. Before moving, I am giving you a quick recall of the part. Indirect taxes means the taxes paid by us to the government, and subsidy the financial assistance given by the government to us, right? अब देखिए बहुत ध्यान से, इधर मैं आपके लिए जो एडजस्टमेंट कर रही हूँ, you have to look at that only. Factor cost. It is the cost at which goods and services are produced. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को पेमेंट किया और पेमेंट करके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, उसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम फैक्टर कॉस्ट कहा करते हैं. नेक्स्ट, मार्केट प्राइस. जिस प्राइस पे आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचने वाला है, उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं. अकाउंटिंग लैंग्वेज में तो आपको ये लगता होगा कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस है प्रॉफिट का. अकाउंटिंग लैंग्वेज में आप सबके माइंड में ये कंसेप्ट होगा कि कॉस्ट में हम क्या कर देते हैं, हम कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते ही हम किस पे पहुंच जाते हैं, मार्केट प्राइस पे पहुंच जाते हैं. चलिए मुझे जल्दी हैंड रेज करके बताइए ये किस किस को लगता है जो अभी मैंने स्क्रीन पे आपके लिए नोट डाउन किया है. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस. चलिए, वेल एंड गुड. तो ऐसा सिर्फ अकाउंटिंग सेंस में करेक्ट होता है, इकोनॉमिक सेंस में नहीं होता. इकोनॉमिक सेंस में हैव अ लुक, आपको कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड नहीं करना है क्योंकि कॉस्ट में प्रॉफिट ऑलरेडी हिडन है. ओके, हु विल टेल मी कॉस्ट में प्रॉफिट कहाँ हिडन है? मैं अगर आपको कहूं कि कॉस्ट में प्रॉफिट का हिस्सा ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यू मस्ट नो द आंसर. रेज योर हैंड. किसी को भी नहीं पता क्या? 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स, काफी चैप्टर्स में ये बात कवर हुई है. चलिए देखिए, कॉस्ट कैसे बनती है. लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. ये चार चीजें देते हैं तभी तो कॉस्ट बनती है. तो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट फैक्टर कॉस्ट का पार्ट है. आपको ये बात दिमाग में बैठा लेनी है. अब देखिए, फिर क्वेश्चन ये आता है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या है. नंबर 1, आप जब फैक्टर कॉस्ट पे मार्केट प्राइस पे आते हैं तो इसमें ऐड हो जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस. हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था. 500 में स्पीकर प्रोड्यूस हुए, गवर्नमेंट ने 10% का टैक्स लगा दिया, तो हमारी मार्केट प्राइस बन गई 550. यानी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आते हैं तो टैक्सेस ऐड हो जाते हैं. लेकिन टैक्स ऐड होने के साथ ही एक और एडजस्टमेंट होता है, सब्सिडी माइनस हो जाती है. अगर 550 इसकी रेट आ रही है, गवर्नमेंट वांट कि ये 520 में मार्केट में जाए और गवर्नमेंट ने मुझे 30 रुपीज का फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट मेरी कमोडिटी की प्राइस को रिड्यूस कर देगा. तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ऐड होते हैं और सब्सिडी डिडक्ट होती है. कब? जब हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना होता है. अब ये लॉजिकल नहीं लगा कि पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करें और फिर सब्सिडीज को लेस करें. तो हमने कंसेप्ट बनाया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ये क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी. चाहे कोई सी भी वैल्यू बड़ी हो सकता है किसी केस में आपको सब्सिडी दिया हुआ 120 और इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ केवल 80. आपको फॉर्मूला यही लगाना है. NIT कैलकुलेट करने के लिए यू विल यूज ओनली दिस फॉर्मूला, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. अब आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 40. प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, इवन जीरो भी आ सकता है. तो व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन what is net indirect tax? It is the difference between indirect tax and subsidy. अब इनडायरेक्ट टैक्स हमें प्लस करना होता है और सब्सिडी को डिडक्ट करना होता है, तो हमने कॉमन एडजस्टमेंट बनाया NIT. हमारा जो मेन एडजस्टमेंट रहेगा वो रहेगा ये, स्क्रीन पे देखिए जरा. नेशनल इनकम का एडजस्टमेंट नंबर 2 है ये. क्या है एडजस्टमेंट?
अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे कोई एग्रीगेट दिया हुआ हो और आपको उस एग्रीगेट को कन्वर्ट करना हो मार्केट प्राइस पे, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते टाइम आप ऐड कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इन केस आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो, तो आप माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूडेड है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स का कोई रोल नहीं होता, तो हमें डिडक्ट करना है। और फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें टैक्स का कोई रोल नहीं है, आपको मार्केट प्राइस तक आना है तो आपको टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा। इसी के साथ कंप्लीट होते हैं आपके नेशनल इनकम के टू मेन एडजस्टमेंट। जो बच्चे क्लास में नहीं थे वो लिख लीजिए, दो मेन एडजस्टमेंट आपके कौन कौन से हो गए हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 आपका ग्रॉस और नेट का। अगर वैल्यू ग्रॉस पे है, आपको नेट पे निकालनी है, तो आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, और नेट की वैल्यू से ग्रॉस पे जाएंगे तो आप डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। ग्रॉस इंक्लूडिंग डैप होता है और नेट एक्सक्लूडिंग डैप होता है। ये प्रैक्टिकल का पहला एडजस्टमेंट है। प्रैक्टिकल का दूसरा एडजस्टमेंट अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर आप मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की बात करें, एडजस्टमेंट नंबर 2, अगर आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आते हैं तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना है, और अगर आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो आपको एनआईटी को लेस करना है। ये भूलेंगे नहीं। एनआईटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। डायरेक्ट टैक्स का कोई रोल नहीं है, यू हैव टू टेक ओनली इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। आगे देखिए, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहले तो ये बता रखे हैं, फैक्टर कॉस्ट, अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया है ना, जितने में हमारा सामान बन के रेडी हुआ। मार्केट प्राइस, द रेट एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। फिर ये यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का चार्ट भी बना के दिया हुआ है, और ये आपको बता रखा है, देखिए। मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, या मैं शॉर्ट में कहूं तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हमने नेट निकाल लिया, नेट गवर्नमेंट को कितना दे रहे हैं। अब देखो, 3 अलग अलग केस आपके लिए दिए हुए हैं। केस 1, जल्दी से आप देख लीजिए, इसको सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो हैंड रेज कर लीजिए। आ गया होगा समझ में, आई गेस। फर्स्ट केस इजी सा, इनडायरेक्ट टैक्स 0 है, सब्सिडी 100 है। फॉर्मूला सेम रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। NIT is equals to IT minus subsidy, that is 100, माइनस का 100 होगा। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स इतना है, सब्सिडी इतना है, तो ये का ये NIT हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, सब्सिडी गिवन है, एडजस्टमेंट कर दीजिए, NIT आ जाएगा। कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होते। इन दो में कोई डाउट है तो इमीडिएटली आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट शुरू होने वाला है, एडजस्टमेंट नंबर 3। 2 एडजस्टमेंट कर लिए हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। नो डाउट्स? वेल एंड गुड। आगे देखें, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बुक से पढ़ने से पहले आप देख लीजिए इधर स्क्रीन पे, नाम है NFIA, फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम यानी जो मेहनत से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अर्न की फ्रॉम अब्रॉड, यानी हमारे यहाँ के लोग फॉरेन से जो फैक्टर इनकम अर्न करके आए वो देखनी है हमें नेट। अब देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। पहली ये कि ये NFIA यूज होता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के डिफरेंशिएशन के लिए। जब भी मैं बात करती हूँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम की, इसके साथ आपको लिखना होता है विद इन इंडिया।
ये वो इनकम है जो इंडिया में प्रोड्यूस हुई है, इंडिया में यानी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है, वेट फॉर अ सेकेंड, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है ये इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्री। दो चीजें जो इसके अंदर होते हुए भी इसमें नहीं आएगी, और तीन जो इसमें नहीं होते हुए भी इसमें आएगी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। किसी को नहीं पता हो तो आप हैंड रेज कर लेना, आई विल बी एक्सप्लेनिंग, वरना आप सबको पता है डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट। तो इसके अंदर अंदर जो प्रोडक्शन हुआ वो डोमेस्टिक इनकम है। और जब भी बात करेंगे नेशनल इनकम की तो उसका मतलब होगा बाय इंडियंस। इंडियन ने जो बनाई है, चाहे कहीं भी रह के बनाई है, इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में रह के प्रोडक्शन कर रहा है, इंडियन वाला सारा प्रोडक्शन नेशनल इनकम में काउंट होगा। और इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे कोई भी कर रहा हो, वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। अब इसको देखिए एग्जांपल के साथ। डोमेस्टिक इनकम में ऐसा बहुत कुछ इंक्लूडेड होता है जो हम नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड कर सकते। जैसे ये इंडिया है, यहाँ इंडिया में फॉरेन बैंक की एक ब्रांच है, फॉरेन बैंक की एक ब्रांच है। अब ये फॉरेन बैंक इंडिया में रह के प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्या हम इसको डोमेस्टिक इनकम का पार्ट मानेंगे क्या? जल्दी से मुझे बता दीजिए वाहिनी, will be treated as a part of domestic income of India? ऑडियो प्रॉब्लम है आपका फर्स्ट क्लास के जैसे ही। यस प्रद्युमन। मैम डोमेस्टिक इनकम में होगा। बिल्कुल, क्यों होगा? क्योंकि मैम इंडिया की टेरिटरी के अंदर है। बिल्कुल, वेरी गुड। We will treat it as a part of domestic income of India as this income is generated within the domestic territory of our nation. ये domestic income का definitely part है क्योंकि इंडिया में बना है। अब इंडिया में जो जो इनकम प्रोड्यूस होती है वो सारी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आ जाती है। लेकिन will we include this as a part of national income of India? बताइए, क्या हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं मनीष? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है, profits earned by a branch of foreign bank within the domestic territory of India, can you include this profit as a part of national income? नो मैम, मैम बिकॉज मैम वो बैंक तो मैम उसकी जो ब्रांचेस है वो हर जगह होगी ना मैम। बिल्कुल, ब्रांचेस हर जगह होगी, प्लस ये इनकम इंडियन ने नहीं जनरेट की है। नेशनल इनकम का मतलब है बाय इंडियन। तो अब इट मींस अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो मुझे एक चीज माइनस करनी पड़ेगी, फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने बाहर वालों को जो जो इनकम दे दी, हमारी कंट्री में जो भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस है जितनी भी है, वो सब हमारी कंट्री में जो इनकम अर्न कर रहे हैं, वो इनकम इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ आवर नेशन, बट नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बना सकते। तो डोमेस्टिक में से हमें वो हटा देना है। उसको क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमने जो फैक्टर इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दी। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि ये अमेरिका और ये चाइना, यहाँ पे एक इंडियन बैंक है और यहाँ भी एक इंडियन कंपनी है, वो कुछ प्रॉफिट्स अर्न करती है। ये दोनों प्रॉफिट हमने डोमेस्टिक इनकम में तो नहीं लिए क्योंकि ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, बट इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम क्योंकि ये इंडियन ने अर्न किया है। रिपीट करने की जरूरत हो तो हैंड रेज करके बता देना। अमेरिका है ये और ये चाइना है। अमेरिका में भी इंडियन बैंक है और चाइना में इंडियन कंपनी है। इन दोनों ने जो अर्निंग की, ये अर्निंग डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, but this will be included in national income because this is the income earned by normal residents of our country. तो हमारी कंट्री के लोगों की अगर इनकम है तो हमें इसको डोमेस्टिक में ऐड करना पड़ेगा। एनएफआईए क्या है? एनएफआईए इसका डिफरेंस ही है। किसका डिफरेंस? देखिए, शॉर्ट में तो हम लिखते हैं फ्रॉम -टू, यानी जो इनकम हम अब्रॉड से लेके आ रहे होते हैं उसको ऐड कर रहे होते हैं, और जो इनकम हमने फॉरेनर्स को दे दी उसको हमने डिडक्ट कर दिया है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो हमारे लोग बाहर से अर्न करके ला रहे हैं उसको हमने एडिशन वाली साइड में लिखा, और जो हमारी कंट्री में रह के बाहर वाले अर्न कर रहे हैं उसको हमने डिडक्शन साइड में लिखा। जब हमने ये एडजस्टमेंट किया तो हमारे पास आ गया नेट हमने कितना अर्न किया। नेट कितनी अर्निंग ऐसी है जो हमारी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अब देखिए, अगर आप डोमेस्टिक पे हैं और आपको नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, वैसे देखें तो दो एडजस्टमेंट हो गए। जो हम बाहर से अर्न करके आ रहे हैं वो तो हम प्लस कर देंगे, और जो हमारे लोग बाहर वालों को दे रहे हैं, हमारी कंट्री में बाहर वालों को दे रहे हैं, उसको माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक में वी विल हैव टू ऐड फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वी विल हैव टू डिडक्ट फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम इन दोनों का एक कॉमन एडजस्टमेंट ले लें तो हम कहेंगे कि डोमेस्टिक में आप ऐड कर दीजिए जी, किसको ऐड कर दीजिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट आप जितना भी कमा के ला रहे हो वो ऐड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा आपकी नेशनल इनकम कितनी है। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाओगे तो इस NFIA को डिडक्ट कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी डोमेस्टिक कितनी है। एनीवन एनी डाउट? अभी तो वैसे हम बुक से इसको रीड करेंगे। हैव अ लुक, क्या लिख के दिया हुआ है। It refers to the difference between factor income received from rest of the world and factor income paid to rest of the world. हमने जो रिसीव किया उसमें से हमें माइनस करना है हमने जो पे किया। earned from abroad, paid to abroad। आगे देखिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? ये वो इनकम है which our normal residents have earned from rest of the world in the form of wages, salaries, rent, interest, dividend और retained earning, जो भी factors of production है उनकी इनकम। एंड टू अब्रॉड, ये वो फैक्टर इनकम है जो हमने नॉर्मल रेजिडेंट्स को दी, दूसरी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स को दी, क्योंकि वो हमारी कंट्री में फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे थे। आगे देखिए, सिग्निफिकेंस क्या है NFIA का? NFIA का सिग्निफिकेंस है ये हमें डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंशिएशन करना सिखाता है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो NFIA ऐड होगा, नेशनल से डोमेस्टिक पे आएंगे तो NFIA डिडक्ट होगा। इन एडजस्टमेंट के बेसिस पे आपका नेक्स्ट चैप्टर है पूरा, थर्ड चैप्टर। अब आगे देखिए, नेशनल इनकम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इजी सा फॉर्मूला, डोमेस्टिक इनकम प्लस इनकम अर्न फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम को प्लस करना है और माइनस कर देना है इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो, इसको रीड करके देखो, सिंपल सा लिख के दिया हुआ है, डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमें अलग अलग प्लस माइनस नहीं करना, हमने तो NFIA लेना है, डोमेस्टिक में NFIA को ऐड कर देना है इन ऑर्डर टू रीच एट नेशनल। नाउ हैव अ लुक, NFIA कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो, इससे रिलेटेड MCQ आता ही है। डोमेस्टिक इनकम कैन बी पॉजिटिव, सॉरी, NFIA कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। अगर फ्रॉम का अमाउंट ज्यादा है और टू का अमाउंट कम है तो डेफिनेटली द आंसर विल बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव के केस में नेशनल इनकम विल बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। आप इस फर्स्ट पॉइंट के आगे लगा लेना, नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। कब? जब NFIA पॉजिटिव होगा। और NFIA पॉजिटिव कब होगा? व्हेन इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड इज ग्रेटर देन इनकम पेड टू अब्रॉड। नेक्स्ट, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम कब आएगी? व्हेन फ्रॉम इज लेस देन टू। अगर हमने जो अर्न किया वो कम है और बाहर वाले जो अर्न करके लेके जा रहे हैं वो ज्यादा है, इस सिचुएशन में आपकी नेशनल इनकम विल बी लेस देन योर डोमेस्टिक इनकम, कम आएगी नेशनल इनकम। और NFIA जीरो कब होगा? जब जितना हम रिसीव कर रहे हैं उतना ही हम पे कर रहे हैं, इक्वल है, तो NFIA विल बी जीरो। Anyone, any doubts, any confusions? कोई भी क्वेश्चन यहाँ तक के टॉपिक में? नो? ऑल राइट देन, आगे देखिए। यस पीयूष, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। मैम, ये अर्न और पे वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको
मैम को इंडियन अमेरिका में अर्न करता है, तो मैम वो अमेरिका में पे करेगा, मतलब कैसे? बेटा इंडियन अमेरिका में वर्क करता है, ये पूछ रहे हो क्या आप? यस मैम। हाँ, अब आगे क्वेश्चन को क्लैरिफाई कीजिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैम जैसे कोई इंडियन अमेरिका में अर्न कर रहा है, तो उसका जो सारा जो एक्सपेंडिचर है, सारा जो खर्चा होगा वो अमेरिका में ही होगा ना? बेटा अगर अमेरिका में होगा तो हम उसको इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे ही नहीं। अगर वो इंडियन है तो फिर वो सिर्फ इंडियन सिटीजन रहा, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेगा। हमने पढ़ा था ना सेकंड टॉपिक ऑफ चैप्टर 2, नॉर्मल रेजिडेंट वही इंडिविजुअल होगा जो नॉर्मली हमारी कंट्री में रहता है और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी यहीं परफॉर्म करता है। अगर कोई मोर देन 1 ईयर अमेरिका में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने लग गया, then the person will be treated as normal resident of America only, इंडिया का कहलाएगा ही नहीं। Is it okay? ओके। यहाँ तो हम इंडियन उसको मानेंगे जो भले 6 महीने अमेरिका में रह रहा हो लेकिन अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो इंडिया में करेगा, आके एक्सपेंडिचर वो इंडिया में करेगा, मोर देन 1 ईयर वो बाहर नहीं रहेगा। ठीक है? तो मैम आप एक बार फ्रॉम और टू वाला एग्जांपल देके समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकते हैं, अभी बस ये कंपोनेंट्स कवर कर ले, उसके बाद में समझाती हूँ। ठीक है, ठीक है। चलिए हैव अ लुक। ओके अब मैम। हमें क्या पढ़ना है? बस कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए और इसके बारे में कुछ केसेस, हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं अभी फ्रॉम और टू का एग्जांपल दे दूं। एनएफआईए में 3 कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है, 3 कंपोनेंट्स। ये 3 कंपोनेंट याद कैसे रखने हैं भाई? याद रखने हैं दैट देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। राइट, लेबर वाला सारा हिस्सा फर्स्ट में आ जाएगा, कैपिटल और लैंड का सारा पोर्शन सेकंड में आ जाएगा और एंटरप्रेन्योर का सारा आ जाएगा थर्ड में। एंटरप्रेन्योर का आ जाएगा सारा थर्ड में। नंबर 1, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। नेट वर्ड लगा दिया, यानी ये वो डिफरेंस है, हमारे लोग बाहर से एज अ एम्प्लॉय जो अर्न करके ला रहे हैं, माइनस हम यहाँ पे दूसरे लोगों को एज अ एम्प्लॉय वर्क करवा के जो पेमेंट कर रहे हैं। इसका एग्जांपल देखिए, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकाले। सपोज जर्मनी का एक बैंक है, वहीं पे है जर्मन में, जर्मनी का एक बैंक है, उस बैंक में 4 इंडियंस अपॉइंटेड है जिनकी ड्यूटी 3 मंथ्स होती है। यानी उनको क्या चाहिए होता है, उनको हर वक्त एक इंडियन पर्सन की जरूरत होती है, तो उन्होंने टोटल 4 इंडियंस ले लिए। 3 महीने में वो चारों की ड्यूटी लगा देते हैं, हर क्वार्टर वो ड्यूटी चेंज कर देते हैं। अब जर्मन बैंक में अगर इंडियन 3 मंथ्स तक काम कर रहा है तो डेफिनेटली अर्न तो करेगा। अगर वो इंडियन वापस आके इंडिया में ही अपना एक्सपेंडिचर करता है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। अब देखिए, जर्मन बैंक में वो सैलरी रिसीव कर रहा है तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा तो नहीं है, बट ये क्या है, ये है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सपोज इनमें से एक इंडिविजुअल का क्वार्टरली पैकेज हमारी टर्म्स में बनता है 45 लाख। क्वार्टरली पैकेज कितना बनता है? 45 लाख बनता है। तो ये 45 लाख जो इंडियन अर्न कर रहा है वो डोमेस्टिक इनकम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इंडिया में वो इनकम जनरेट नहीं हुई, बट नेशनल इनकम का पार्ट है क्योंकि इंडियन ने रिसीव किया। तो ये है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय रिसीव्ड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉम, हमने वहां से रिसीव किया। इसी तरीके से ऐसा भी तो हो सकता है कि एसबीआई के अंदर हमने किसी यूके के स्पेशलिस्ट को अपॉइंट कर रखा है। महाराष्ट्र में एसबीआई की ब्रांच है जहां पे हम यूके के स्पेशलिस्ट को लेके आते हैं। हम क्या करते हैं, साल में 2 बार ड्यूटी चेंज कर देते हैं। 2 जने हमने हायर कर रखे हैं, 6 मंथ्स की ड्यूटी लगाते हैं, तो वो भी तो कुछ इनकम लेके जाएंगे। ये हो जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन यूके वालों को हमने जो सैलरी दे दी, हमने जो पेमेंट कर दिया, ये है फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए ये 2 वाला तो हमें माइनस करना है और फ्रॉम वाला हमें ऐड करना था। अब जैसे
पहले पीयूष मुझे ये बताइए, आपने ये जो अभी सुना क्या आपको ये समझ में आया? तो मैं एक बार वापस बता दूं। एक बार वापस बता दूं। देखिए, हम एक रफ फिगर भी ले लेते हैं। सपोज ये टोटल इंडिया है, इस इंडिया के अंदर हम एक बार सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं 95 लाख की इनकम बन गई, यानी डोमेस्टिक इनकम अगर हम कहें तो कितनी है? 95 लाख। इस 95 लाख में से हम ले लेते हैं कि 15 लाख रुपीस जो है वो यूके वाला बैंक अर्न कर रहा है। नहीं, इंडियन बैंक ही है, एसबीआई है, बट उस 15 लाख रुपीस जो है वो यूके का इंडिविजुअल अर्न कर रहा है इंडिया में रह के। यूके का इंडिविजुअल इंडिया में रह के 15 लाख रुपीस अर्न कर रहा है। ये 15 लाख इंडिया के डोमेस्टिक इनकम का तो पार्ट है, पर नेशनल इनकम का नहीं होगा। तो इसको हम कहेंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ये हम उनको दे रहे हैं पैसा क्योंकि वो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जर्मनी में 30 लाख रुपीस, जर्मनी की टोटल इनकम अगर हम बात करें, जर्मनी की डोमेस्टिक इनकम वो 105 लाख है, जिसमें से 30 लाख रुपीस इंडियन रिसीव कर रहा है, इंडियन अर्न कर रहा है, तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा। अब देखिए, आप डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते टाइम क्या करेंगे? 95 डोमेस्टिक है, इसमें से सबसे पहले तो माइनस कर दीजिए 15, क्योंकि ये हमारे लोगों ने रिसीव नहीं किया, हमारे पास आ जाएगा 80। अब इसमें ऐड कर दीजिए 30, क्योंकि ये हमारे लोगों ने रिसीव किया है, तो हमारे पास हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी 110। क्या आ जाएगी? 110। अब इससे 95 से 110 तक कैसे आए? 95 प्लस एनआईटी किया, एनआईटी कैसे आया? इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। हमारे यहाँ पे जो दूसरे थे उनको हमने कितना दे दिया और हमारे लोगों ने बाहर वालों से कितना रिसीव किया। तो जब इस एडजस्टमेंट को हमने किया तो हमारे पास आ गया हमारा नेशनल प्रोडक्ट। नाउ टेल मी पीयूष, क्या आपको ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया? वेट फॉर अ सेकेंड, आई एम अनम्यूटिंग यू। यस, मैम आ गया, क्लियर हो गया। ऑल राइट, हैव अ लुक, आगे देखिए। तो ये जो अभी एग्जांपल दिया ना, ये नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का एग्जांपल हो गया। Difference between income from work received by resident workers living or employed abroad for less than 1 year। ध्यान रखना, less than 1 year लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि more than 1 year है तो वो इंडियन रेजिडेंट है ही नहीं। And the similar payment made to non-resident workers staying or employed within domestic territory for the country for less than 1 year। यानी वही बात कि एम्प्लॉयज का जो कंपनसेशन है उसको हमने फ्रॉम -2 कर दिया। इसी तरीके से प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप की जो इनकम होती है, जिसमें रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी चीजें आती है, रिटेन्ड अर्निंग नहीं आता। मैंने ऊपर बताया था ना कि एंटरप्रेन्योर का एक प्रॉफिट बाद में लेंगे, वो रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में लेंगे। तो वही हमारे यहाँ से जो रेंट दूसरे लोग लेके जा रहे हैं वो 2 में लिख देंगे, और जो हम बाहर से लेके आ रहे हैं वो फ्रॉम में लिख देंगे। जैसे आपने उस दिन एग्जाम्पल पढ़ा था, रेंट रिसीव्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्री फ्रॉम इट्स लैंड इन सिंगापुर। अगर सिंगापुर में उनकी कोई लैंड है, उसका रेंट वो रिसीव कर रहे हैं, तो वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर हमारे यहाँ पे कोई रिसीव कर रहा है तो वो है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। रीडिंग करके देखना, समझ में आ जाएगा। अब देखिए रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। रिटेन्ड अर्निंग वो प्रॉफिट होता है जो हमने सेव करके रख लिया, वो प्रॉफिट जो हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, अपनी सेविंग के फॉर्म में रख लिया। तो हमारी कंपनी अगर बाहर कुछ सेविंग करती है तो वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और हम अगर कुछ हमारी कंट्री में अगर कोई दूसरे लोग सेविंग करते हैं तो वो अपनी कंट्री में ले जाएंगे उस सेविंग को, वो हो जाएगी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। रिटेन्ड अर्निंग का मीनिंग दिया हुआ है, वो रिजर्व जो हमने टैक्सेस और डिविडेंड पे करने के बाद में रखा। नाउ हैव अ लुक, कुछ केसेस दिए हुए हैं। NFIA को इन तीनों को ऐड करके भी निकाल सकते हैं, ये कम सिग्निफिकेंट है, ये केसेस जरूर पढ़ लेना। फैक्टर इनकम फ्रॉम और टू दिए हुए हैं अलग अलग सिचुएशन में, हमें तो हर सिचुएशन में फ्रॉम -2 करना है। तो केस 1 में फ्रॉम 500 है, टू 300 है, तो फ्रॉम -2 हो गया 200। केस 2 में फ्रॉम -2 करके NFIA आएगा नेगेटिव का। केस 3 में सिर्फ 2 है,
तो फ्रॉम को 0 अज्यूम कर लीजिए, 0 माइनस 150 इज इक्वल्स टू माइनस का 150। इसमें 2 अब्रॉड माइनस दिया हुआ है। अगेन आपको फॉर्मूला वही रखना है, फ्रॉम माइनस 2, फ्रॉम है 0 माइनस 2 करेंगे, लेकिन ये माइनस का है 150, तो आपका फॉर्मूला 0 प्लस 150 होके NFI आ जाएगा 150। आप फॉर्मूले को डिस्टर्ब नहीं करें, उसको एज इट इज रखें, तो प्लस माइनस में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। नाउ योर टुडेज टास्क इज टू कवर चेक सेकंड चैप्टर and make sure you have to read the MCQs also। कल हम मिलेंगे, आगे के टॉपिक्स डिस्कस, नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। ये 3 एडजस्टमेंट के साथ नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर क्लास को मिस नहीं करना है। हाँ जी पीयूष, क्लास एंड होने वाली है, जल्दी से पूछिए। मैम एक इंडियन इकोनॉमी के सेकंड चैप्टर में डाउट था मैम, एक बार टैरिफ और क्योटा बता दो ना वापस। अभी बेटा मैं स्टार्ट तो कर रही हूँ, बाय चांस क्लास एंड हो जाए मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा।